तो क्या आप भी नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर से जुड़े करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग केस, जिसमें एक्यूज्ड है कांग्रेस पार्टी के दो सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी और सोनिया गांधी, इस केस के बारे में विस्तार से नहीं जानते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नेहा गांधी अपनी चैनल नेहाज इन्फो ड्राइव पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो आइए जानते हैं इंडिया अलायंस के अरविंद केजरीवाल के अलावा एक और बड़ा नाम जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में ही बेल पर कस्टडी से बाहर है और इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी, जो लॉन्गेस्ट सर्विंग कांग्रेस प्रेसिडेंट रही हैं, इनके अगेंस्ट इस मनी लॉन्ड्रिंग केस के बारे में। इस केस को नेशनल हेराल्ड करप्शन केस के नाम से जाना जाता है और इसकी शुरुआत होती है 1 नवंबर 2012 से, जब इंडियन पॉलिटिशियन एंड इकोनॉमिस्ट सुब्रमण्यम स्वामी एक कंप्लेंट फाइल करते हैं दिल्ली कोर्ट में, जिसके तहत सोनिया गांधी और राहुल गांधी को वो आरोपी ठहराते हैं 1600 करोड़ रुपयों की धोखाधड़ी और जमीन हड़पने का। तो चलिए इस केस को क्लियरली एंड डेप्थफुली समझते हैं। जैसे हमारे आज के न्यूज़पेपर्स हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, वैसे ही आजादी से पहले एक न्यूज़पेपर हुआ करता था जिसका नाम था नेशनल हेराल्ड, और इस न्यूज़पेपर को जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में शुरू किया था। एक अखबार को चलाने के लिए फंड्स की जरूरत होती है, तो ऐसा नहीं था कि इस न्यूज़पेपर को अकेले नेहरू जी ने शुरू किया था, बल्कि 5000 स्वतंत्रता सेनानियों ने, इंक्लूडिंग नेहरू जी, इस अखबार को लॉन्च करने के लिए पैसे इकट्ठे किए और एक कंपनी बनाई जिसका नाम था AJL, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड। अब इस न्यूज़पेपर नेशनल हेराल्ड को चलाने के लिए जो भी रिसोर्सेज की जरूरत थी, मैनेजमेंट, मनी सर्कुलेशन की जरूरत थी, वो सब कुछ ये कंपनी AJL हैंडल किया करती थी। जैसे आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर के पीछे जो कंपनी काम करती है उसका नाम है HT मीडिया लिमिटेड। द हिंदू के ओनर का नाम है कस्तूरी एंड सन्स लिमिटेड। तो इसी तरह नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर की ओनरशिप थी AJL कंपनी के पास। इस कंपनी का कोई एक ओनर नहीं था, बल्कि 5000 फ्रीडम फाइटर्स सभी इसके ओनर्स थे, सभी इसके शेयर होल्डर्स थे। AJL कंपनी का काम था न्यूज़पेपर्स पब्लिश करना, जिसके थ्रू फ्रीडम फाइटर्स अपने विचार आम लोगों तक पहुंचाते थे और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फ्रीडम मूवमेंट को और प्रबल किया करते थे। AJL 1938 में 3 लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर पब्लिश करना शुरू करती है, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। इंग्लिश न्यूज़पेपर का नाम था नेशनल हेराल्ड, हिंदी में पब्लिश किए जाने वाले अखबार का नाम था नवजीवन और उर्दू में पब्लिश किया जाता था कौमी आवाज। AJL का जो इंग्लिश न्यूज़पेपर था नेशनल हेराल्ड, वो उस समय पर लोगों में काफी पॉपुलर रहा था और इसी के चलते 1942 में ब्रिटिशर्स इसे बैन भी कर देते हैं, लेकिन 1945 में ये फिर से रीइंस्टेट कर दिया जाता है। अब देश 1947 में आजाद हो जाता है और इस न्यूज़पेपर नेशनल हेराल्ड में फ्रीडम फाइटर्स के विचारों की अभिव्यक्ति कम हो जाती है और साथ ही कांग्रेस पार्टी के थॉट प्रोसेस, उनकी पॉलिसीज का रिविलेशन इसमें बढ़ जाता है। अब ये न्यूज़पेपर नेशनल हेराल्ड कोई प्रॉफिटेबल वेंचर नहीं था, ये शुरू से ही कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं बना पा रहा था, लेकिन नेहरू जी इससे काफी इमोशनली अटैच्ड थे और वो अपने विचार इसमें लिखा भी किया करते थे। बताया जाता है कि नेशनल हेराल्ड को चलाए रखने के लिए नेहरू जी ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर इस अखबार को बचाने के लिए उन्हें अपने इलाहाबाद के रेसिडेंस आनंद भवन को बेचना भी पड़े तो वो उसे बेचकर इस अखबार को जीवंत रखेंगे। लेकिन समय के साथ और भी न्यूज़पेपर्स मार्केट में आए और बढ़ती कंपटीशन के बीच घटती गई नेशनल हेराल्ड की पॉपुलैरिटी और साथ ही बढ़ता गया इससे हो रहा मॉनिटरी लॉस भी, एंड फाइनली 2008 में नेशनल हेराल्ड बंद कर दिया जाता है। अब जो कंट्रोवर्सी इससे जुड़ी हुई है वो इसके बंद हो जाने से नहीं, बल्कि नेशनल हेराल्ड को चलाने वाली कंपनी AJL की प्रॉपर्टीज, उसके एसेट से जुड़ी हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक न्यूज़पेपर चलाने वाली कंपनी के पास असेट्स कहां से आ गए।
तो इसका जवाब छुपा है एजेएल के प्राइम ऑब्जेक्टिव में। एजेएल कोई नॉर्मल प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं थी, बल्कि ये काम कर रही थी सार्वजनिक हित में, पब्लिक इंटरेस्ट में। और क्योंकि इस कंपनी से हमारे देश के पीएम को काफी ज्यादा लगाव था, तो अलग अलग समय में एजेएल को अलग अलग जगहों पर न्यूज़पेपर चलाने के लिए, अपनी वर्क प्लेसेस एस्टैब्लिश करने के लिए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से जमीनें मिला करती थी, जिससे एजेएल विस्तार से पूरे भारत में अपना काम कर सके, वैरायटी ऑफ ब्रांचेस सेटअप कर सके। अब ये जो जमीनें मिलती थी एजेएल को गवर्नमेंट से, उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज लीज होल्ड थी और कुछ फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज थी। लीज होल्ड प्रॉपर्टी वो होती है जो कुछ समय के लिए आपको दी जाती है, एक विशिष्ट काल अवधि के लिए वो आपके पास होती है, आप उसे यूज कर सकते हैं लेकिन उसे बेच नहीं सकते हैं, उसका मालिकाना हक आपके पास नहीं होता है। वहीं फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो आपको फ्री में मिली होती है, आप उसे बेच भी सकते हैं, उसका मालिकाना हक आप ही के पास होता है। तो एजेएल के पास लीज होल्ड एंड फ्री होल्ड दोनों ही तरह की प्रॉपर्टीज थी। अब 2008 में जब नेशनल हेराल्ड बंद हो जाता है, तो एजेएल का जो मेन काम था न्यूज़पेपर पब्लिशिंग का, वो रुक जाता है। तो उसके बाद ये कंपनी प्रॉपर्टीज का बिजनेस शुरू कर देती है, यानी जो प्रॉपर्टीज एजेएल के पास थी उन्हें ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, मॉल्स, कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए रेंट पर देना शुरू कर देती है, और यही एजेएल की कमाई का जरिया बन जाता है। ये जो प्रॉपर्टीज है एजेएल की, यही इस नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी कंट्रोवर्सी की जड़ है। तो अब आगे बढ़ने से पहले इस प्रॉपर्टी पर एक नजर डाल लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी टोटल कितनी है, इसका वैल्यूएशन कितना है और पूरे भारत में ये कहां पर है। न्यू दिल्ली, लखनऊ, पटना, पंचकुला, मुंबई, भोपाल, इंदौर, इन सभी जगहों पर एजेएल की प्रॉपर्टीज हैं। इस प्रॉपर्टी की कीमत जो अधिकतर डॉक्यूमेंट्स में मेंशन्ड है वो है 2000 करोड़ रुपए, और ये जो रेट है 2000 करोड़, ये डीएलसी रेट है। डीएलसी रेट मतलब प्रॉपर्टीज का वो रेट जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। जो प्रॉपर्टीज में डील करते हैं वो जानते होंगे कि इंडिया में प्रॉपर्टीज के पेपर्स डीएलसी रेट पर साइन तो हो जाते हैं, लेकिन बाकी का पैसा बैकडोर से लिया जाता है टैक्स बचाने के लिए। तो उस हिसाब से एक्चुअल वैल्यूएशन इस प्रॉपर्टी का 6000 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा का है। अब 2008 के आने तक जो 5000 स्वतंत्रता सेनानी एजेएल के ओनर्स थे, उनमें से कई लोगों की उम्र के साथ मृत्यु हो जाती है। अब जो शेयर होल्डर्स जीवित थे वो थे 1057। अब इन बचे हुए शेयर होल्डर्स में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का हिस्सा था 33% ऑफ द शेयर्स। करीब 20% से ज्यादा शेयर्स थे ललित सूरी के पास, जो भी कांग्रेस ग्रुप को ही बिलोंग करते हैं, और इसमें 5% शेयर्स अमिताभ बच्चन के भी कहे जाते हैं, क्योंकि ये कंपनी रजिस्टर्ड थी जिसका एड्रेस अमिताभ बच्चन के घर का था। अमित जी से इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने इस मैटर पर मौन रहना ही बेहतर समझा। तो मोटा मोटी ये कहा जा सकता है कि जो एजेएल की ओनरशिप थी वो कांग्रेस के ही हाथों में थी, क्योंकि इसके डायरेक्टर और दूसरे टॉप अथॉरिटीज सभी कांग्रेस ग्रुप को ही बिलोंग करते थे। अब इसमें एक एंगल और आता है कि टाइम टू टाइम कांग्रेस ने एजेएल को लोन दिया था, जिसका कलेक्टिव अमाउंट बनता है करीब 90 करोड़ रुपए। कांग्रेस का कहना है कि वो एजेएल को देश की धरोहर मानती है और उसे खत्म होने से बचाने के लिए उन्होंने ये लोन दिया था। अब यहाँ बात बड़ी आसान है कि या तो एजेएल इस 90 करोड़ के लोन को चुकाने के लिए कांग्रेस को पैसा दे दे और लोन को खत्म कर दे, या फिर अपनी 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी में से एक छोटी सी प्रॉपर्टी बेचकर कांग्रेस को पैसा लौटा दे। लेकिन यहाँ होता कुछ और ही है। 23 नवंबर 2010 को, यानी नेशनल हेराल्ड के बंद हो जाने के 2 साल बाद, एक कंपनी रजिस्टर की जाती है जिसका नाम था यंग इंडियन लिमिटेड। यंग इंडियन शुरू की जाती है 5 लाख रुपयों की कैपिटल के साथ, और राहुल गांधी इसके डायरेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं और सोनिया गांधी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हिस्सा बनती है। YIL के 76% शेयर्स सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम पर होते हैं, और बचे हुए
24% शेयर्स कांग्रेस के लीडर मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थे, 12% ईच। ये जो कंपनी है यंग इंडियन लिमिटेड, इसे सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत खोला जाता है और ये एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसे कॉमर्शियली ऑपरेट किया जा सकता है। इसका पर्पस पब्लिक बेनिफिट में हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। YIL शुरू की जाती है विद एन ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। अब तक यहाँ टोटल 3 एंटाइटीज सिनेरियो में आ चुकी हैं। नंबर 1 AJL, जो कि एक पब्लिक कंपनी है, मतलब इस कंपनी को लोगों ने पैसा जोड़कर बनाया है, कोई एक इसका ओनर नहीं है। जिसके पास जितना शेयर है कंपनी का, वो उतने हिस्से का हकदार है इस कंपनी में। नंबर 2 कांग्रेस, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, एंड नंबर 3 यंग इंडियन लिमिटेड, जो कि एक प्राइवेट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये जो तीनों कंपनीज हैं, इन तीनों के बीच कुछ ऐसा फेर बदल होता है पैसों का, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसकी वजह से ये पूरी कंट्रोवर्सी खड़ी होती है। इसी वजह से आगे चलकर गांधी परिवार को ईडी सम्मन भेजती है और इन्हें कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। क्या थे वो ट्रांजैक्शंस, आइए देखते हैं। हमने वीडियो में पहले बात की थी कि AJL को कांग्रेस को 90 करोड़ का लोन रिटर्न करना था, तो कायदे से तो AJL ये पैसा कमाकर कांग्रेस को वापस कर सकती थी या फिर अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचकर इस लोन को चुकता कर देना चाहिए था। लेकिन होता यह है कि कांग्रेस यंग इंडियन से 50 लाख रुपए लेकर AJL की इस लोन की ओनरशिप यंग इंडियन को ट्रांसफर कर देती। यानी जो लोन AJL को कांग्रेस को रिटर्न करना था, वो अब उसे यंग इंडियन को देना होगा। इससे भी बड़ी बात यहाँ ये होती है कि AJL 90 करोड़ रुपए देने की बजाय अपने सारे ही शेयर्स यंग इंडियन के नाम कर देती है। मतलब यंग इंडियन को 50 लाख रुपयों के बदले में AJL की 2000 करोड़ रुपयों की प्रॉपर्टी मिल जाती है। और यंग इंडियन के मेजर शेयर होल्डर्स तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी ही हैं। तो ये जो पूरी 2000 करोड़ की पब्लिक प्रॉपर्टी थी AJL की, इसकी ओनरशिप गांधी परिवार के नाम हो जाती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने 20 लाख रुपयों का लोन एक व्यक्ति को दिया है। ये व्यक्ति एक पब्लिकेशन हाउस चलाता है जिससे वो करीब 20,000 रुपए महीना कमा लेता है। लेकिन इस व्यक्ति के पास पुश्तैनी संपत्ति, जमीन जायदाद काफी ज्यादा है, जिसका वैल्यूएशन करीब 20 करोड़ रुपए बनता है। अब उसका पब्लिकेशन बिजनेस लॉस में जाने लगता है और वो पब्लिकेशन हाउस बंद कर देता है। तो अब आपके 20 लाख रुपए के लोन को चुकाने के लिए वो अपनी पूरी 20 करोड़ की संपत्ति आपके नाम कर देता है। बस ऐसा ही कुछ इस केस में हुआ है। ये सब कुछ अंदर ही अंदर अननोटिस्ड चलता रहता है जब तक कि 1 नवंबर 2012 को सुब्रमण्यम स्वामी इसके अगेंस्ट कोर्ट में एक केस फाइल कर देते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी कांग्रेस पर एलिगेशंस लगाते हैं कि यंग इंडियन कंपनी में जो लोग डायरेक्टर और इम्पोर्टेंट पोजीशंस होल्ड किए हुए हैं, वही लोग कांग्रेस पार्टी में भी इम्पोर्टेंट पोजीशंस पर हैं और AJL कंपनी में भी यही सभी लोग महत्वपूर्ण पदों पर हैं। यानी इन तीनों ही कंपनीज में डिसीजन मेकर्स सेम लोग ही हैं। ये लोग इन तीनों कंपनीज के बीच इलीगल तरीके से पैसा घुमा रहे हैं और प्रॉपर्टीज को अपने नाम पर कर रहे हैं, जिसका सीधा बेनिफिट पहुंच रहा है सोनिया गांधी और राहुल गांधी को। सुब्रमण्यम स्वामी आगे कहते हैं कि AJL अपनी एक छोटी सी प्रॉपर्टी को बेचकर 90 करोड़ का लोन कांग्रेस को वापस कर सकती थी। वो तरीका छोड़कर उसने अपनी 2000 करोड़ की संपत्ति यंग इंडियन के नाम क्यों कर दी। दूसरा सवाल सुब्रमण्यम स्वामी उठाते हैं कि कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है और वो किसी भी कमर्शियल पर्पस के लिए लोन नहीं दे सकती है। ऐसा लोन दिया जाना सेक्शन 29A to C ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 एंड सेक्शन 13A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 का ग्रॉस वायलेशन है और ऐसा करना एक इलीगल एक्टिविटी है। तीसरी बात जो ये सामने लाते हैं वो है कि AJL में 5000 फ्रीडम फाइटर्स ने पैसा लगाया था। वो सभी इसके शेयर होल्डर्स हैं। भले ही AJL के मेजॉरिटी शेयर्स कांग्रेस के पास है, लेकिन बाकी सभी लोगों का भी इसमें हिस्सा है।
तो जब एजेएल ने अपने सारे शेयर्स यंग इंडियन के नाम पर ट्रांसफर कर दिए तो सिर्फ कांग्रेस के ही शेयर होल्डर्स को इसके बारे में जानकारी दी गई। सिर्फ उनका ही कंसेंट इस सब के लिए लिया गया, बाकी सारे शेयर होल्डर्स का नहीं। यहाँ पर मेंशन रेफरेंसेस में नाम सामने आता है प्रशांत भूषण का, जिनके फादर शांति भूषण एजेएल के शेयर होल्डर्स थे, और मर्कंडे काटजू का, जिनके ग्रैंडफादर कैलाश नाथ काटजू भी एजेएल के शेयर होल्डर्स थे। इनका कंसेंट इस सब के लिए नहीं लिया गया था। आगे इसमें ये भी बात सामने आती है कि यंग इंडियन ने जो 50 लाख रुपए कांग्रेस को दिए थे एजेएल के 90 करोड़ के लोन की ओनरशिप लेने के लिए, वो पैसा यंग इंडियन के पास था ही नहीं, बल्कि यंग इंडियन ने 1 करोड़ रुपयों का लोन डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड से गलत तरीके से लिया था और फिर यह पैसा कांग्रेस को दिया था। इस लोन के ट्रांजैक्शन को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने सस्पिशियस बताया है और साथ ही डोटेक्स कंपनी को भी सस्पिशियस बताया है। डोटेक्स कंपनी जिस एड्रेस पर रजिस्टर्ड है वहां एक्चुअली में कोई कंपनी है ही नहीं, बल्कि वहां एक 3 BHK गेस्ट हाउस है जिसमें 20 सालों से सिर्फ एक केयर टेकर रह रहा है। तो अभी तक सिर्फ सुब्रमण्यम स्वामी ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी को फ्रॉड एंड क्रिमिनल ऑफेंस के लिए एक्यूज कर रहे थे, पर आगे इसमें ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी जुड़ जाते हैं। ईडी इसे मनी लॉन्ड्रिंग के एस्पेक्ट से देख रही है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कंपनी यंग इंडियन ने जब एजेएल की 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी को एक्वायर किया था 2011-12 में, तब इन्होंने उस साल का जो इनकम टैक्स भरा था उसमें इन्होंने ये चीज दिखाई ही नहीं। इन्होंने ये बताया ही नहीं कि ये एजेएल के डायरेक्टर बन चुके हैं, और क्योंकि एजेएल की प्रॉपर्टी से रेंट भी आता है तो इनकी जो लायबिलिटी बनती है इनकम टैक्स की वो करीब 100 करोड़ रुपयों की बनती है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस चीज को लेकर इस सब की इंक्वायरी कर रहा है। अंत में हम यहाँ ये भी देख लेते हैं कि हमारे जुडिशियरी सिस्टम यानी कोर्ट का इस सब पर क्या कहना है। दिल्ली हाई कोर्ट ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ इसे प्राइमा फेसी मामला करार दिया है। मतलब सुब्रमण्यम स्वामी ने जो एविडेंस पेश किए हैं कोर्ट में, उन्हें जजेस ने सफिशिएंट माना है इस सब पर एक केस दाखिल करने के लिए, फाइल करने के लिए। ऐसे एविडेंसेस को प्राइमा फेसी एविडेंसेस कहा जाता है। इसके बाद कोर्ट प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ती हैं। मैजिस्ट्रेट मिस गोमती मनोजा ने जून 2014 में ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि अब तक के एविडेंस के आधार पर ये एक अटेम्प्ट लग रहा है पब्लिक मनी को पर्सनल यूज में लाने का। आगे जब कांग्रेस से पूछा गया कि आपने एजेएल की 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी में से एक छोटी सी प्रॉपर्टी बेचकर 90 करोड़ का लोन चुकता क्यों नहीं कर दिया, तो इस सब पर कांग्रेस का कहना था कि एजेएल की मेजॉरिटी प्रॉपर्टीज 90 to 95% प्रॉपर्टीज लीज होल्ड प्रॉपर्टीज है जिन्हें बेचा नहीं जा सकता है, और बाकी बची हुई प्रॉपर्टीज का वैल्यूएशन करीब 1.7 करोड़ रुपए है। डिटेल्स निकाले जाने पर कांग्रेस के द्वारा दी गई ये दोनों ही इंफॉर्मेशंस गलत पाई गई, क्योंकि कांग्रेस ने खुद ही डिक्लेयर किया था कि एजेएल की 70% प्रॉपर्टीज फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज हैं। 1.7 करोड़ वैल्यूएशन का फिगर भी गलत था, क्योंकि इसे जब प्रॉप इक्विटी रेट से चेक किया गया तो बांद्रा की प्रॉपर्टी का रेट आया 300 करोड़ रुपए, पंचकुला की प्रॉपर्टी का रेट 100 करोड़ निकला, भोपाल का 150 करोड़ और पटना की प्रॉपर्टी का रेट 100 करोड़ पाया गया। रीसेंट अपडेट के अनुसार नवंबर 2023 में ईडी ने 751.9 करोड़ की एजेएल की प्रॉपर्टी अटैच की थी इस केस के साथ, जिसे लास्ट मंथ अप्रैल 2024 में पीएमएलए अथॉरिटी ने सही ठहराया है और इन प्रॉपर्टीज को ईडी द्वारा सीज करने के लिए कहा गया है। तो अभी तक इन सभी एलिगेशंस का, इन पेचीदा सवालों का कांग्रेस ने जवाब नहीं दिया है। मे बी ये आगे चलकर इस सब पर एक सेटिस्फाइंग क्लेरिफिकेशन दे दे। तो जब ये सवाल सुलझेंगे मैं उस पर भी एक और वीडियो आपके लिए जरूर लेकर आऊंगी। बहरहाल पिछले 12 सालों से ये केस कोर्ट में चल रहा है और इसके लिए कोई वर्डिक्ट, कोई डिसीजन नहीं आया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।
इस सभी इंफॉर्मेशन को एक साथ लाने के लिए काफी रिसर्च और बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगी कि प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है। आप अपने सुझाव मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग नेहाज इन्फो ड्राइव। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनों का खूब ख्याल करें। जय हिंद, वंदे मातरम।